चलो भाई कर लो स्टार्ट, लिख लो हेडिंग रोलिंग मोशन, लास्ट टॉपिक। चलो डन। सबसे पहले अब ये बताओ व्हाट इज लीनियर मोशन और लीनियर मोशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। चीज है। सर ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन, यार मतलब रोलिंग मोशन में एक चीज याद रखना, हमें बेसिकली करना क्या है। हमें लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। जैसे हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रोल। मैंने कहा ये हमारे पास कोई भी एक स्फेयर है, इसको स्फेयर ले लो कि ये हमारे पास स्फेयर है और ये लीनियरली मूव कर रहा है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। सर ये लीनियरली भी मूव करेगा और रोटेशनली भी मूव करेगा, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और लीनियर वेलोसिटी भी। अभी हम सिर्फ इसे स्लाइड करा रहे हैं। तो इस केस में इस पर क्या इसको लिख सकता हूँ, वीसीएम। एक मिनट रुको। चलो अब चेक करके देखो, अभी भी लैग कर रहा है। नो सर अब ठीक है। Done. तो मैं डिस्कस कर रहा था यार लीनियर मोशन, मैं पूछ रहा हूँ लीनियर मोशन की प्रॉपर्टी क्या होगी। लीनियर मोशन का मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ जा रहा है और मैंने डायरेक्शन क्या ले ली, मैंने डायरेक्शन ले ली राइट साइड। तो याद रखना इधर ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड करेगा तो इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल्स, उन सबकी वेलोसिटी क्या होगी। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ओ, एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ए, और सिमिलरली एक पॉइंट ले लिया पॉइंट बी। तो लीनियर मोशन के अंदर इन सारे पॉइंट्स की जो भी वेलोसिटी होगी, याद रखना वो सेम होगी, और सबकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि अगर सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं हुई तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, और अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आई तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करेगा। लेकिन अभी हम एक्सपेंशन या कंप्रेशन डिस्कस कर ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट सिर्फ स्लाइड में मूव कर रहा है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी पार्टिकल ले लूं, सबकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ क्या होगी, सेम होगी। चेक करो ये वाला पॉइंट क्लियर है। यस सर। तो हर एक पार्टिकल्स के बीच में जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो जीरो आएगी, बिकॉज सबकी डायरेक्शन सेम है। ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर मोशन का। सिमिलरली अब एनालाइज करो रोटेशनल मोशन। मैंने कल कुछ टॉपिक बोले थे, मैंने कहा था ये चीजें याद करके देख लेना, एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशनल वेलोसिटी, ये सारी चीजें। क्या वो सब चीजें रिवाइज करी। यस सर। चलो डन, बढ़िया। तो भाई मैं कह रहा हूं कि अब ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेट, अब लीनियर मूवमेंट मत कंसीडर करना। मैंने कहा ये रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स। सर जीरो। भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वी ओ की वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे हमारा फैन रोटेट कर रहा है, हमारा फैन एक ही पॉइंट, कल भी डिस्कस किया था कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई भी पॉइंट सर वॉइस क्रैक हो रही है। आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा। उनको यार एक बार विदाउट कैमरा चेक करता हूँ, नेटवर्क इश्यूज है। अभी भी चेक करो, वॉइस लैग हो रही है। नो सर अब ठीक है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा कैमरा ऑफ करके करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कोई भी चीज को रोटेट करा रहे हैं,
सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं, तो वो जो भी चीज रोटेट करेगी वो अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। और अगर वो अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट फिक्स हो जाएगा। मतलब इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि कोई एक लाइन है जो सेंटर पॉइंट के अबाउट पास कर रही है और ये बॉल हमारे उसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो सेंटर पॉइंट हमारा फिक्स हो जाएगा, इसलिए सेंटर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्या यार ये चीज समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. डन। सिमिलरली अब मैं इस पे कोई और पॉइंट ले रहा हूँ पॉइंट ए, और यहाँ पे कोई और पॉइंट ले रहा हूँ पॉइंट बी। मेरे को बताओ इनकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी? सर डिफरेंट होगी, ए पे लेफ्ट हैंड साइड होगी और बी पे राइट हैंड साइड होगी अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। वेरी गुड। अगर मैं ए पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ए पे जो वेलोसिटी आएगी वो लेफ्ट साइड आएगी, बी पे जो वेलोसिटी आएगी वो राइट साइड आएगी। ए पे वेलोसिटी कितनी आएगी, लेफ्ट साइड। हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर मैं इसका रेडियस कैपिटल आर ले लूं तो हमारे पास ये वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, हमारे पास ये वेलोसिटी बन जाएगी कैपिटल आर ओमेगा। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पॉइंट बी की वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी कैपिटल आर ओमेगा, बस दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यार सब लोग चेक करके बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी का बिल्कुल क्लियर है? यस सर। साहित्य Yes, sir. डन। यार सिमिलरली कोई एक रैंडम पॉइंट और ले लो। सपोज मैंने इस बात करी इस पॉइंट पी की, तो हमें भी पता है इस पॉइंट पी के लिए किधर मार्क होगी वेलोसिटी। भैया हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमेशा लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल्स टू, ये कोई पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल r, तो ये हो जाएगा r ओमेगा। अगर सारी चीजें क्लियर है तो इसको नोट डाउन करो और कुछ डाउट है तो पूछो। डन सर। डन, ठीक है। अभी तुम्हारा हुआ? साहित्य Done, sir. डन। चलो अब बस यार इन दोनों डायग्राम को माइंड में बिठा लो और इसी दोनों को कंबाइन कर दो रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, तो हम कह रहे हैं रोलिंग मोशन मतलब लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो भैया डायग्राम अब कुछ फिर से इसी तरीके से इमेजिन कर लो कि ये मेरा स्फेयर है जस्ट लाइक अ व्हील ऑफ अ कार, और ये रोटेट भी कर रहा है एज वेल एज लीनियर मूव भी कर रहा है। तो मैंने अज्यूम किया कि ये फिर से वही रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लीनियरली मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब मुझे दोनों मतलब दोनों डायग्राम्स को ओवरलैप कर दो। अगर दोनों डायग्राम्स को ओवरलैप कर दोगे तो मुझे बताओ पॉइंट ए पे, ओ पे और पॉइंट बी पे कितनी कितनी वेलोसिटीज आएंगी और कौन कौन सी डायरेक्शन में आएंगी। सबसे पहले लीनियर वेलोसिटीज मार्क कर दो। पॉइंट ए की लीनियर वेलोसिटी किधर थी, राइट साइड थी, और क्या थी उसकी वैल्यू, VCM। तो इधर मैंने पॉइंट ए पे वेलोसिटी मार्क कर दी राइट साइड और इसकी वैल्यू कितनी है, VCM। सिमिलरली पॉइंट ओ पे भी राइट साइड, पॉइंट बी पे भी राइट साइड, इन सबकी वैल्यू कितनी, VCM VCM। अब रोटेशनल वेलोसिटी मार्क करो। तो पॉइंट ए पे रोटेशनल वेलोसिटी किधर आ रही थी, पॉइंट ए पे रोटेशनल वेलोसिटी आ रही थी लेफ्ट साइड। तो भैया इस पे एक वेलोसिटी मार्क कर देंगे लेफ्ट साइड। यार प्लीज सब लोग चेक करके बताओ सबको ये चीज बिल्कुल क्लियर है, डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं? यस Yes, सर। sir. डन। बी पे वेलोसिटी किधर आ रही है, बी पे वेलोसिटी आ रही है हमारी भैया राइट साइड, Right side. v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और सिमिलरली पॉइंट ओ पे रोटेशनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, पॉइंट ओ पे रोटेशनल वेलोसिटी 0 आ रही है। लेकिन अब एक चीज चेक करो, क्या मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो सही ड्रॉ किया है या गलत ड्रॉ किया है? भाई जल्दी से चेक करके बताओ ये डायग्राम बिल्कुल सही ड्रॉ किया हमने या कहीं कुछ गलत कर रहे हैं हम? नहीं एनालाइज कर पा रहे, चलो अभी पता चल जाएगा। मेरे को बताओ अब पॉइंट ए पे नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। कैसे कह रहे हो 0 आएगी?
भैया एक वेलोसिटी आ रही है मेरी लेफ्ट साइड, एक वेलोसिटी आ रही है मेरी राइट साइड, दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं तुमसे नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहूंगा तो मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब आर ओमेगा माइनस वी सी एम, जो भी वैल्यू बड़ी होगी, या तो वी सी एम माइनस आर ओमेगा। सिमिलरली मेरे को बताओ पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी लिखूं? सर VCM प्लस आर ओमेगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा वी सी एम प्लस आर ओमेगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं पॉइंट ओ पे वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ पॉइंट ओ VCM। पे वेलोसिटी? VCM. वेरी गुड, वी सी एम। अगर अब मैं अज्यूम कर लूं कि भैया आर ओमेगा और वी सी एम, जस्ट अज्यूम करके बता रहा हूं मैं, कि अगर मैं अज्यूम कर दूं कि आर ओमेगा और वी सी एम दोनों इक्वल है, तो मेरे को बताओ पॉइंट ओ पे वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? 0। वेरी गुड। और पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी बन जाएगी अब? 2 आर ओमेगा। 2 आर ओमेगा। डन। और इस पे तो सेम ही रहेगी, दैट इज आर ओमेगा। लेकिन अब एक चीज चेक करके सोचो कि अगर ये मेरी चीज रोल कर रही है तो क्या टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो सकती है? नो सर। देखो मैं आपको किसी एक बॉल के एग्जांपल से समझाता हूँ, भैया चेक करना इस एग्जांपल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। रोलिंग मोशन का डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास ये टॉय है, मैंने कहा कि ये बॉल है जिसका ये मैंने कोई टॉप पॉइंट लिया है, इसको हम रोल कराना चाह रहे हैं। तो अगर मैं रोल कराना चाह रहा हूं तो पॉइंट ए, भैया नो रिस्पॉन्स, रिपीट करो। मैंने कहा ये जो ऊपर मेरी फिंगर है दैट इज पॉइंट ए, मैं इस बॉल को रोल करा रहा हूं, तो क्या मेरा पॉइंट ए मूव कर रहा है या एक ही जगह पे फिक्स है? Move सर कर. मूव। मूव कर रहा है। तो अगर मेरा पॉइंट ए मूव कर रहा है तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि पॉइंट ए की वेलोसिटी 0 आ जाए? मतलब ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि चेक करके बताओ कि इसमें हमने क्या गलती करी है जिससे पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 ना आए। यार एक बात बताओ, अगर मेरा पॉइंट ए इस साइड रोल कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोल कर रहा है, तो ये बॉल किधर मूव कर रही है, लेफ्ट में या राइट में? सर राइट। रिपीट। भैया चेक करो, मैं कह रहा हूं ये फिर से मेरा पॉइंट ए है जिसपे मैंने फिंगर रखी हुई है, मैं इसको रोटेट करा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा हूं तो मेरा पॉइंट ए किधर ट्रैवल कर रहा है, मेरी Right. बॉल किधर ट्रैवल कर रही है, लेफ्ट में ट्रैवल कर रही है, राइट में ट्रैवल कर रही है? Right. मतलब एनालाइज नहीं हो पा रहा है दीदी। यार अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो डेफिनेटली वो लेफ्ट साइड मूव करेगी ना। यस सर। भैया अभी भी डाउट है इधर? यार इस फोन का एग्जांपल ले लो, इससे भी समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करो, मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट अज्यूम कर लो, पॉइंट ए है ये। अगर मैं इस फोन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ तो ये फोन किधर ट्रैवल कर रहा है, ये लेफ्ट में ही तो ट्रैवल कर रहा है। यस सर। तो यस सर। इसलिए बस इस चीज की गलती याद रखना कि जो गलती हमने करी है एग्जाम में, बस ये चीज मत कर देना कि रोटेशन के हिसाब से लीनियर मोशन की डायरेक्शन कंसीडर करना। तो अगर मैं इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहा हूं तो इस केस में डेफिनेटली जो मेरी ये बॉल होगी ये किधर मूव करेगी, ये लेफ्ट साइड मूव करेगी। लेकिन हमने इसको मूव किधर करा दिया, हमने इसको मूव राइट साइड करा दिया। तो बस एक यही गलती है। तो क्या अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो इसी चीज को ट्राई करो ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड कि भैया अब हम क्या करा रहे हैं, इस डायग्राम को ठीक ड्रॉ कर रहे हैं कि ये मैंने कोई एक बॉल ले ली है और मैं इसको अब रोटेट करा रहा हूं। बताओ किधर रोटेट कराऊं? अब मैं इसको रोटेट करा रहा हूं इन Clockwise. क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराऊंगा तो उस केस में अब ये बॉल किधर मूव करेगी, उस केस में अब ये बॉल मूव करेगी ऑन दी राइट साइड। अगर अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप मार्क करके दे दो मेरे को वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, वेलोसिटी एट द पॉइंट ओ एंड वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। चलो इन तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटीज मार्क करके दो मेरे को। सर रोटेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से भी और लीनियर की वजह से भी, दोनों की वजह से। सर ए पे दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन होगी। वेरी गुड रोटेट। रणवीर। सबसे पहले लीनियर मार्क कर देता हूं क्योंकि लीनियर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमें पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो सबकी लीनियर वेलोसिटी आगे की तरफ ही होगी। अब बात करो रोटेशन की। पॉइंट ओ को मैं मतलब बॉल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो मेरा पॉइंट ए आगे जाएगा। पॉइंट ए आगे जाएगा तो मतलब इसकी रोटेशनल वेलोसिटी भी किधर जाएगी,
आगे की तरफ जाएगी विच इज आर ओमेगा। पॉइंट बी पे भी किधर जाएगी वेलोसिटी? अब पॉइंट बी पे वेलोसिटी जाएगी ऑन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन विच इज आर ओमेगा, और पॉइंट ओ पे कितना आएगा? अभी भी जीरो आएगा। जीरो। एक बार सब चेक कर लो तभी आगे बढ़ूंगा। ध्रुव, डन सर। जैसे सर अगर बॉल डन, आगे जा चलो रहा है तो बढ़िया। मतलब बॉल आगे जा रहा है तो मतलब उसको रोटेट भी तो तुम क्लॉकवाइज ही कराओगे ना, तभी तो आगे जा पाएगा। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो तो वो पीछे जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब फटाफट हम मार्क कर देते हैं, समझ में तो आ ही गया। व्हाट इज द नेट वेलोसिटी एट द पॉइंट ए? भैया वी सी एम प्लस ओमेगा। आर ओमेगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ओ? VCM सिर्फ वी सी एम। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द R पॉइंट बी? ओमेगा। भैया आर ओमेगा माइनस वी सी एम। जो सी भी बड़ी वैल्यू होगी उसको कर देंगे। अब एक चीज और इमेजिन कर लो, बस लास्ट चीज, कि यार जब हमारी कोई चीज प्योर रोलिंग मोशन में है। प्योर रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है? प्योर रोलिंग मोशन का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करना चाहिए। नो स्लाइडिंग। ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ टॉपल करना चाहिए, मतलब रोटेट करना चाहिए। तो मेरे को बताओ जो पॉइंट बी होगा, क्या वो मूव करेगा या वो रेस्ट पे रहेगा? बस इतनी चीजें इमेजिन करनी है। तो फिर से फोन का एग्जांपल लो। भैया मैं कह रहा हूं कि मेरा ये जो पॉइंट है, ये जो टच कर रहा है, ये पॉइंट बी है। मैं अपने फोन को रोटेट करा रहा हूँ, टॉपल कराया है बस मैंने। जो टॉपल कराया तो मेरा पॉइंट भी कहीं पे भी मूव कर रहा है क्या? ये जो नीचे वाला पॉइंट है। रेस्ट पे रहेगा सर। वेरी गुड। तो भैया फिर से डायग्राम इमेजिन कर लो। मैंने कहा ये वाला पॉइंट जो मैं अपने हाथ पे टच करा रहा हूँ, ये पॉइंट बी है। मैं फोन को टॉपल करा रहा हूँ, तो जब हम टॉपल कराते हैं तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे रहता है। ये लिख लो, एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग मोशन जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो इंस्टेंटेनियसली किस पे रहेगा? वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे रहेगा। तो अगर ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है तो भैया हमें पता है वी बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। वी बी की वैल्यू जीरो होने के लिए ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आर ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी? वीसीएम के बराबर होगी। चेक करो एक बार, सबको ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? सर जो बी वाला पॉइंट है वो एक बार डायग्राम से बता दो, आपकी वीडियो उस टाइम नहीं आ रही थी। ठीक है यार, देखो अगर हम कोई भी चीज को टॉपल करा रहे हैं, इधर डायग्राम देखो। ये सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको टॉपल कराना चाहता हूँ। टॉपल का मतलब सिर्फ इसको रोटेट कराना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सिर्फ रोटेट कराना चाह रहा हूं तो ये बॉडी टॉपल इस पॉइंट के अबाउट करेगी। तन्वी चेक करो ये चीज क्लियर हो रही है? यस सर। तो अगर ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी ना, तो देखो डायग्राम थोड़ी देर बाद कैसा बनेगा। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? यस सर। तो देखो ये पॉइंट बी अभी भी मूव नहीं कर रहा और ये पॉइंट बी अभी भी मूव नहीं कर रहा। बाकी पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन हमारा पॉइंट बी क्या करेगा? हमारा पॉइंट बी रेस्ट पे रहेगा इंस्टेंटेनियसली। जब ये बॉडी पूरी रोटेट करके यहाँ नीचे आ जाएगी, जब ये बॉडी पूरा रोटेट करके यहाँ नीचे आ जाएगी, तो ये पॉइंट ए यहाँ पे था, अब ये पॉइंट ए यहाँ आ गया। तो अब लास्ट में क्या होगा? पॉइंट बी यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा पॉइंट रेस्ट पे बन जाएगा जब ये बॉडी फिर से टॉपल करेगी? तो सर ए पॉइंट। वेरी गुड। तो मतलब जो जो पॉइंट कांटेक्ट में आता रहता है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे रहता है। तो इधर मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? इधर मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। तो मतलब जब ये बॉल रोटेट कर रही होगी तो हमारा पॉइंट बी इंस्टेंटेनियसली किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे रहने का मतलब है कि इस पे नेट वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए? जीरो। पे नेट वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए। तो जीरो तो तभी आ सकती है ना जब आर ओमेगा और वीसीएम दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो भैया यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 r ओमेगा। पॉइंट ओ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आर ओमेगा। और यही चीज हमारी कहलाती है नेसेसरी कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन। कभी भी एग्जाम में आ जाए कि भैया फॉर प्योर रोलिंग मोशन, मतलब जब कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो उस केस में पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ओ पे कितनी होनी चाहिए और बी पे कितनी होनी चाहिए? तो अब ये सारी वैल्यू लिखोगे। बी पे होनी चाहिए जीरो, ओ पे होनी चाहिए आर ओमेगा, और ए पे होनी चाहिए ट्वाइस 2 r ओमेगा।
डन सर। वेट सर एक मिनट। हाँ कर लो आराम से। निशांत चेक करके बताना कोई डाउट हो तो। डन डन, बढ़िया। तो यार बस अब क्या करना है, इसी प्योर रोलिंग मोशन को अप्लाई करना है दो अलग अलग टॉपिक्स में, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन, और एक हमारा चलेगा कि कोई बॉडी रोल डाउन करते करते नीचे ड्रॉप कर रही है। बस यही सारा कॉन्सेप्ट आप लगा लेना। चलो भैया आ जाओ। तो हेडिंग लिख लो, अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये मैंने कोई इंक्लाइंड प्लेन लिया और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। सपोज अभी फिलहाल के लिए इसको कुछ ना कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं, और ये रोल डाउन करते करते नीचे आ रही है। इस पे फोर्सेस मार्क करके बताओ, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। भाई सबसे पहले इसका कुछ ना कुछ वेट मास होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम वेट मार्क कर देते हैं। अलोंग दी प्लेन कौन सा कंपोनेंट लगता है वेट का? सर कॉस साइन थीटा। mg sin थीटा। याद रखना, Sin थीटा। अलोंग दी प्लेन हमेशा mg sin थीटा। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन हमेशा कौन सा लगेगा? mg cos cos थीटा। पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स। और ऊपर की तरफ हमारा क्या लगेगा? नॉर्मल। नॉर्मल। तो यार हम कह रहे हैं कि जब ये बॉडी रोल डाउन करते हुए आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी? इंक्रीज होती इंक्रीज। यार हमने ये कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे रिंग सबसे लास्ट में आएगी और सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आएगा, तो मतलब सबकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे नीचे आएगा। तो मतलब ये एक तरीके का एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो अगर ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब प्लेन के अलोंग कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं आपको? प्लेन के mg अलोंग sin एक थीटा फोर्स दिख रहा है mg sin थीटा, और एक फोर्स दिख एंड रहा एफ। है एफ। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लिख सकते हैं भैया mg sin थीटा बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये नेट फोर्स हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये एम ए के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन वन। भैया चेक करके बताओ इक्वेशन वन में कोई डाउट? नो नो सर। डन। अब यार हम कह रहे हैं कि ये रोल कर रही है। रोल करने का मतलब क्या था कि ये लीनियर तो मूव कर ही रही है, साथ ही साथ ये रोटेट भी कर रही है, और ये रोटेट कर रही होगी इस तरीके से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये रोटेट कर रही है, तो मेरे को बताओ कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए? ये सोचो। टॉर्क नहीं, टॉर्क तो होगा, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कौन सा फोर्स है जो टॉर्क सेंट्रीपिटल। एग्जर्ट कर रहा है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल नहीं। सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि यार आपने जितने भी फोर्सेस मार्क करे हैं, टोटल 4 फोर्सेस मार्क करे हैं आपने। नॉर्मल, mg sin थीटा, mg cos थीटा और f। इन चारों में से कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस ऑब्जेक्ट को टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए? आर ओमेगा। सर एम जी साइन थीटा। इधर सुनो, इधर सुनो। सबसे पहले किसी ने बोला आर ओमेगा। भैया आर ओमेगा तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी फोर्स थोड़ी होता है। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क लगाने के लिए? सर फ्रिक्शनल और एम जी साइन थीटा। चलो इसको समझो। भूल गए हो बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैंने कहा अगर कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर का टू। लाइन, कोई भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो क्या ये रोटेट करेगी? नो ये सर। रोटेट नहीं करेगी। तो रोटेट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटेट कराने के लिए हमें चाहिए कि जो भी फोर्स लगे वो सेंटर ऑफ मास से पास ना करे, उसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर मैं कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी ले रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? सर इसके सेंटर सेंटर पे। तो अगर मैं mg sin थीटा मार्क कर दूं, तो भैया ये सेंटर पे लग रहा है, तो क्या mg sin थीटा रोटेट करा सकता है?
नो सर। गुड। सिमिलरली mg cos थीटा भी सेंटर पे लग रहा है, तो क्या सेंटर पे ये रोटेट करा सकता है? नो सर। नॉर्मल फोर्स भी सेंटर पे लग रहा है, तो क्या ये भी रोटेट करा सकता है? ये भी रोटेट नहीं करा सकता। तो अकेला कौन सा फोर्स बचा जो सेंटर पे नहीं लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। भैया फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर पे नहीं लग रहा है, तो याद रखना कि इस ऑब्जेक्ट को टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए या रोटेट कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यही चीज पीछे भी लिख लेना कि अगर मैं प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं, मतलब कोई स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, प्योर रोलिंग तभी पॉसिबल है जब हमारा जो सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होना चाहिए? रफ सरफेस होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर आपने स्मूथ सरफेस ले लिया तो उस केस में याद रखना कि आपका प्योर रोलिंग कभी भी पॉसिबल नहीं। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? यस सर। यस सर। Done. तो यार इधर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इधर कौन सा फोर्स लिखेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इसका रेडियस, तो यहाँ पे लिख देता हूं F इंटू आर। चेक करो अब इक्वेशन 2 में भी कोई डाउट? नो सर। फिर इक्वेशन 3, भैया टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू m इंटू ए था, ऐसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनटू इंटू एम। अल्फा। वेरी आई गुड, डायरेक्ट आई इक्वेशन। इंटू अल्फा। अल्फा की जगह हम क्या ये लिख सकते हैं? ए बाय आर। भैया बिकॉज ए यस इक्वल्स सर। टू आर अल्फा, तो अल्फा की जगह ए बाय आर। इक्वेशन थर्ड, अब देखो क्या करना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड को इक्वेट कर दो। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप यहां से फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला निकाल लो। एक बार फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आ जाए तो फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास फाइनल किसका फॉर्मूला चाहिए? मेरे को फाइनल मेरे को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए। तो एक बार ट्राई करो और मेरे को बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है। स्टेप्स रिपीट कर देता हूं। इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करना है, क्योंकि टॉर्क टॉर्क है। फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आएगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा। तो चेक करके बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आ रहा है। सर फ्रिक्शनल फोर्स का आई ए बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सही। सर और एक्सेलरेशन का एम ए आर स्क्वायर बाय आई। नहीं, एक्सेलरेशन का दोबारा जी प्रॉपर सर। एक कुछ फॉर्मूला आएगा। जी साइन थीटा चलो माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर। चलो भाई डन। सॉल्व करके चेक करते हैं। भाई फ्रिक्शन फोर्स आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर देता हूँ। हमारे पास टॉर्क क्या आ रहा था? हमारे पास टॉर्क आ रहा था F इंटू आर, और दूसरा टॉर्क क्या आ रहा था? I इंटू ए बाय आर। मैंने कहा इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई ए बाय आर। तो F का फॉर्मूला बिल्कुल सही, आई ए बाय आर स्क्वायर। अब मैंने कहा था इसको सब्स्टिट्यूट कर दो लीनियर इक्वेशन में, तो mg sin थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए। पहले इस वाले टर्म को एक साइड लेके जाना पड़ेगा ताकि हम एक्सेलरेशन को कॉमन ले सकें। तो हमारे पास बचेगा mg sin थीटा इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा? m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले जाओ तो एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला आएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। और बुक्स में ये फॉर्मूला कैसे गिवन होगा? m कॉमन ले लिया है ऊपर से भी नीचे से भी, तो आपके पास बस बचेगा g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय m आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्टली। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन।
सर ये जो और भैया एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना? बिल्कुल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। डन सर। भैया सबको क्लियर हो गया है? यस सर। डन। तो अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे कंपैरिजन क्रिएट करके दे रहा हूँ, अगर याद ना हो तो, कि यार अगर मैं लीनियर मोशन की बात करता, लीनियर मोशन, ध्यान देना, इंक्लाइंड प्लेन लिया मैंने, और मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, सिर्फ स्लाइड करता हुआ। अब चाहे यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर होता, सिलेंडर होता, या कुछ भी होता, डिस्क, रिंग, कुछ भी होता, सबकी एक्सेलरेशन सेम आती है। सबकी एक्सेलरेशन कितनी आती है? सिर्फ जी साइन थीटा आती है। तो याद रखना, इधर जो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आई है, दैट इज, लिख लो यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप या इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी, कि यहाँ पे स्फेयर हो, रिंग हो, डिस्क हो, कुछ भी हो, सबकी लीनियर एक्सेलरेशन सेम है। ये लीनियर का केस है। लेकिन अगर मैं रोटेशनल मतलब रोलिंग मोशन की बात करूं, तो रोलिंग मोशन के केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया, कि एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू जी साइन थीटा, तो आएगा ही आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो मतलब इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। क्या हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है या सेम होता है? अलग अलग। अलग अलग होता है। तो मतलब इधर जो एक्सीलरेशन होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी, कि भैया कौन सी बॉडी आप यूज कर रहे हो, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर, या फिर हॉलो सिलेंडर। और आपको क्या करना है, ये वैल्यूज दो चीजों के लिए याद रखनी है, एक सॉलिड सिलेंडर और एक हॉलो सिलेंडर। तो क्या करो, कल मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाए थे, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट करो, और उनकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ। इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है मोस्टली, सबसे ज्यादा सॉलिड का आएगा, हॉलो से भी ज्यादा। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को बताओ एक्सेलरेशन कितनी आ रही है सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, सॉलिड सिलेंडर का कितना लिखूं? सर हाफ एम आर स्क्वायर। वेरी गुड। और हॉलो का? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। वेरी गुड। चलो ट्राई टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। सर 2/3 जी साइन थीटा का यार। वेरी गुड। रिपीट करो, 2/3 जी जी साइन साइन थीटा। बस थीटा। यही। वेरी गुड। 2/3 जी साइन थीटा। और मैंने जैसे बोला सॉलिड सिलेंडर का इंपॉर्टेंट है, दो बार एग्जाम में यही आया हुआ है। हॉलो सिलेंडर का भी लिख दो। हॉलो सिलेंडर का हमें पता है भैया, डायरेक्टली एम आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जी बचेगा? साइन 1, थीटा। 1 प्लस 1 2, तो डायरेक्टली हाफ जी साइन थीटा। डन। डन। चलो भाई, बाकी सबका भी हो गया है। यस सर। चलो, तो बस अभी एक क्लास कॉन्सेप्ट और हमारा चैप्टर खत्म। यार ये हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया, इस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर हमने ये स्ट्रिंग है, जिसको ऐसे बांध दिया है, स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग से हमने सस्पेंड कर दिया है कोई भी एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, अपने वेट की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो मेरे को बताओ सॉलिड सिलेंडर क्या कर रहा होगा उस टाइम पे? भैया हमारा सॉलिड सिलेंडर रोल हो रहा होगा और स्प्रिंग को खोलता जा रहा होगा। यस सर। भैया बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला केस है कि कुएं से पानी निकालने वाला। अगर आप बकेट को रिलीज कर रहे हो, तो बकेट नीचे जाती जाएगी, हमारी जो पुली है वो घूमती जाएगी और साथ की साथ जो पुली के ऊपर स्ट्रिंग होगी वो खुलती जा रही होगी। तो अगर मैं इस सॉलिड सिलेंडर का फ्रंट व्यू ड्रॉ करूं तो फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग हमें बस ये कुछ इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल दिखाई देगा और उस सर्कल से यहां से स्ट्रिंग निकलती हुई दिखाई देगी और ये ऑब्जेक्ट। ये दोनों डायग्राम को इमेजिन कर लो, बिल्कुल क्लियर हो रहा है डायग्राम? यस सर। डन। कि भैया सॉलिड सिलेंडर को साइड से देखोगे तो आपको बिल्कुल बस एक सर्कुलर दिखाई देगा, इसका रेडियस है आर। फिर से क्या कैलकुलेट करना है, जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन के केस में कैलकुलेट किया था, इधर भी वही कैलकुलेट करना है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बताओ इधर अब क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? इधर फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यार हमारी बॉडी रोल भी कर रही है और साथ ही साथ जो स्प्रिंग है वो नीचे भी जा रही है। तो मतलब फिर से ये एक एग्जांपल हो गया हमारा रोलिंग मोशन का, रोटेट भी कर रही है और साथ के साथ नीचे भी जा रही है। तो जैसे हमने इक्वेशन पीछे लिखी थी वही सेम इक्वेशन यहाँ पे भी लिख दो। सबसे पहले ब्लॉक पे बताओ, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस मार्क हो होंगे, एक्ट हुए होंगे? सर एक वेट mg, एक वेट mg और ऊपर कौन सा लग रहा होगा? सर टेंशन। टेंशन फोर्स। तो भैया सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन ही लिख दो, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए मतलब नीचे फोर्स बड़ा होगा mg माइनस टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। सिमिलरली अब मेरे को बताओ रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखनी है, तो टॉर्क इक्वल्स टू कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस सिलेंडर को, इस पुली को रोटेट कराने के लिए? कौन सा? भैया इस पुली के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है जो सेंटर पे नहीं टेंजेंशियल लग रहा हो? टेंशन फोर्स। तो इधर आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू टेंशन फोर्स इनटू रेडियस, और फिर से वही कि टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह आई ए बाय आर। फिर से वही स्टेप रिपीट कर दो। क्या स्टेप रिपीट करोगे? इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करके किसकी वैल्यू निकालोगे? टेंशन फोर्स की। फिर टेंशन फोर्स को किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन 1 में। तो उससे क्या निकल के आएगी आपके पास वैल्यू? एक्सेलरेशन की। स्टेप्स कंप्लीट करो और मेरे को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, फाइनल फॉर्मूला कितना आ रहा है? चलो, और एक बार कंफर्म कर दो वॉइस अभी भी लैग कर रही है या ठीक है? सर ठीक है। ठीक है ना? ओके। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर करते हैं क्वेश्चन। सर mg अपॉन m प्लस i बाई r स्क्वायर। mg अपॉन, बिल्कुल। तो मतलब फॉर्मूला यार एग्जैक्टली सेम आएगा जो हमारा पीछे वाला आया था, बस डिफरेंस क्या आएगा? इधर हमने पिछली बार जी साइन थीटा लिखा था, अब की बार साइन थीटा वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन नहीं है। इंक्लाइन प्लेन होता है तो ही जी साइन थीटा वाला टर्म आता है, बाकी डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम आएगा, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आना चाहिए एक्सेलरेशन का ऑफ अ बॉडी rolling down straight B। जैसे सबको आई ए हाँ बाय दोबारा। आर। अच्छा आप सॉलिड सिलेंडर के लिए बता रहे हो? नो सर, टेंशन का फॉर्मूला आई ए बाय आर स्क्वायर। हाँ एग्जैक्टली वही सेम आएगा जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स का आया था, एग्जैक्टली वही आएगा, आई ए बाय आर स्क्वायर। स्टेप्स में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल जो डेरिवेशन हमने इधर करी है एग्जैक्टली सेम है।
बस मैं इधर क्या बोल रहा हूँ, ये साइन थीटा वाला टर्म नहीं होगा, दैट्स इट। साइन थीटा वाला टर्म सिर्फ तब आता है जब बॉडी कोई इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है। डन सर। डन, चलो। साहित्य वो आती नहीं है, बाकी कराऊंगा, वो भी करनी है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो इधर, यार इस पे क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। देखो जैसे मैंने बोला था, सबसे ज्यादा एग्जांपल सॉलिड सिलेंडर का ही आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हमें रेडियस गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और हमें इसका मास भी गिवन है, मास इज 250 ग्राम्स। मास गिवन है, रेडियस गिवन है। वो कह रहा है कि ये बॉडी रोल डाउन करते हुए आ रही है इंक्लाइन प्लेन, रोल डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, रेडियस गिवन, मास गिवन, सब कुछ गिवन है, और हमें टाइम गिवन है कि ये बॉडी कितने देर के लिए रोल कर रही है। ये बॉडी टोटल 5 सेकेंड्स के लिए रोल कर रही है। हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट, भैया मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करके देनी है। सेकेंड पार्ट, हमें फाइंड करके देना है टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब आपको पता ही होगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मेरे को इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल गिवन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल गिवन है 1/10। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फिर बाकी चीजें आपको उसमें समझाता हूँ। पहले आप ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। डन सर। चलो डन। अब एक चीज देखो, ये 1/10 का मतलब क्या है? याद रखना, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बोला होगा रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन और ब्रैकेट में 1/10। तो 1/10 का मतलब याद रखना यार, ये तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, 1/10। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। डन। भैया इधर रिपीट कर रहा हूँ, चेक करते जाओ। हमें साइन थीटा, मतलब ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये वाला एंगल, साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1/10। और हमें ये बोला हुआ है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो रोल डाउन करते हुए आ रहा है। तो तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड करो एक्सेलरेशन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। चलो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, लिख देता हूँ फिर से एक बार, mg साइन थीटा। यार सॉलिड सिलेंडर के लिए पूरा फॉर्मूला यूज करोगे या डायरेक्टली जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था सॉलिड सिलेंडर के लिए, कितनी आती है वैल्यू? 2/3g sin। बस डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट करनी है। अब बार बार पूरे फॉर्मूले में थोड़ी लिखोगे। तो भैया एक्सेलरेशन लिख दो यहाँ पे, 1/15। 2/3, बिल्कुल सही, 2/3 जी साइन थीटा। तो 2/3 जी की वैल्यू जैसा आपका मन करे, फिलहाल मैं 10 ही ले रहा हूँ, और साइन थीटा की वैल्यू 1/10। तो ये 10 कट गया, हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसलिए ये केस सिंपल हो गया था। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। अब सेकंड पार्ट ट्राई कर लो, टोटल काइनेटिक एनर्जी। सर मास को सर चेंज भी करना है हम लोग किलोग्राम में। हाँ बिल्कुल, रेडियस को भी चेंज करना पड़ेगा मीटर्स में, मास को भी चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम्स में। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो फिर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लोगे वो सीजीएस यूनिट में लेनी पड़ेगी। क्या आपको वैल्यू पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सीजीएस यूनिट? नो सर। लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर इन केस कभी काम आ जाए, वैसे कभी काम नहीं आएगी। इन केस 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जिसको राउंड ऑफ करके आप 1000 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 980 और 1000 में यार 20 का डिफरेंस आ जाएगा, जो बड़ी वैल्यू होता है। तो इसमें आपको 980 ही लेना पड़ेगा। जैसे इसमें तुम क्या करते थे, 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 ले लेते थे, तो इधर तो सिर्फ 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन नीचे में ऐसा करोगे तो सीधे 20 का डिफरेंस आएगा, और 20 का डिफरेंस एक अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है।
भाई क्या हुआ, आंसर नहीं आया किसी का अभी तक? इसका भी तुम्हें डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला बताना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कैलकुलेट करके शो करता हूँ। और इसका फिर एक शॉर्टकट जो फॉर्मूला आएगा वो भी याद रख लेना सॉलिड सिलेंडर के लिए सिर्फ। चलो यार, अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वेयर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सॉलिड सिलेंडर का भैया, एम स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वेयर यस सर। इंटू ओमेगा की ये क्या लिखूंगा, वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट गया तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस 1/4 एम वी स्क्वेयर। जरा इसको सॉल्व करो और चेक करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसको सॉल्व करके चेक करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3/4 थ्री एम बाय वी स्क्वेयर। एम स्क्वायर। वेरी गुड। तो यार याद रखना एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, तो अगर ये याद हो सके तो कर लेना, नहीं तो ज्यादा स्ट्रगल मत करना क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करने के लिए हो जाएगी। लेकिन फिर एग्जाम में है ना ये स्टेप पूरा करना पड़ जाएगा तुम्हें, बस उसी का टाइम बचा रहा हूँ। तो अगर सॉलिड सिलेंडर के हो सके तो ये वैल्यू याद रख लेना सॉलिड सिलेंडर के लिए, 3/4 mv स्क्वेयर। अब सारी वैल्यूज गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 3/4 मास की वैल्यू थी 250 ग्राम्स, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम्स में। वेलोसिटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब बताओ वेलोसिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? भैया वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या यूज करोगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू हो गया जीरो, एक्सेलरेशन कितनी है हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है 0.6 इंटू टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लो भैया 3 मीटर पर सेकेंड। 3 का 9 स्क्वायर 9। चलो अब कैलकुलेट करके दे दो जो भी वैल्यू आ रही है। वैसे कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंपल बना 168 देते। ठीक, 168.6 सर। ठीक। रूट 168.6। गलत आ रहा है, मैं सही कैलकुलेट करता हूँ। एक्सेलरेशन हमारे पास आई थी 2/3 इंटू 5, 10/3। मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 10/3 का स्क्वायर करूंगा तो ये 100/9 हो जाएगा। अब देखो मेरी कैलकुलेशन इससे सिंपल हो जाएगी। 3 और 3 ये कैंसिल हुआ, 100 और 1000 ये कैंसिल हुआ, 0 0 ये कैंसिल हुआ। तो बेसिकली हमारे पास आ रहा है 25/12। 25/12 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.1, जी 2.0, यस 2.0 के अप्रॉक्स आ रहा है। 08 समथिंग आगे बढ़ेगा। बस तो यहीं तक छोड़ो। भैया चेक करो सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस सर। बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें कंप्लीट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो, दैट्स इट फॉर टुडे। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है 5 kg, और इसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। बस मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ पूरी स्टोरी सुनाने की बजाय। स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और वो स्ट्रिंग हमने कनेक्ट करी हुई है एक सॉलिड सिलेंडर से। हमें अब की बार सॉलिड सिलेंडर का भी मास गिवन है। सॉलिड सिलेंडर का मास कितना गिवन है हमें, दैट इज 8 kg। भैया क्वेश्चन को ध्यान देना। और इसका रेडियस गिवन है, रेडियस इज 0.3 मीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है फ्री फॉल, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट, भैया मेरे को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बतानी है। सेकंड पार्ट,
मेरे को टेंशन फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। ये दो पार्ट्स कैलकुलेट करके बताना है। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करूं मैं? सर क्लियर है। डन। बस अब एक चीज का ध्यान देना, इधर क्या हो रहा है। अगर मैं इसका फिर से ही वो फ्रंट व्यू ड्रॉ करूं तो ये मेरा सॉलिड सिलेंडर और ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब की बार फोर्सेस देखो कौन कौन से लग रहे होंगे। एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, ये रेडियस हो गया, यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन फोर्स, लेकिन साथ ही साथ एक और फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर यहाँ पे, दैट इज mg। अब बस चेक कर लो किस पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, पहले ये बताओ मेरे को। मेरे को बताओ क्या ये mg सॉलिड सिलेंडर को रोटेट कराने में हेल्प करेगा या नहीं? नो सर। तो इस mg का कोई रोल नहीं है, ये mg याद रखो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इस m का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को रोटेट ही नहीं कराएगा। तो कोई रोल नहीं है इस mg का, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, 1+i/m r²। अब इसमें एक चीज चेक करो। हाँ बोलो। सर इसमें हम डायरेक्ट सॉलिड सिलेंडर वाला केस लगा सकते हैं ना, उसमें हम 2/3g कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगाओ। और टेंशन फोर्स का फॉर्मूला IA/r²। तो सेकंड पार्ट के लिए तो सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखो, ए रखो, r² रखो। प्लीज अब जरा ध्यान दे लो जो मैं फर्स्ट पार्ट में बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान दो। यार नीचे मास आ रहा है स्मॉल m, ऊपर आई आ रहा है। मेरे को बताओ अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे रख दूं सॉलिड सिलेंडर का ½ mr², तो क्या मैं मास और मास को कैंसिल कर सकता हूँ? भाई जल्दी नो बताओ, यस सर। या नो? यस नो सर। सर। जी नहीं, नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि सर याद क्योंकि रखना इस फॉर्मूले में चेंजेस है। ये मास किसका है? ये मास है बॉडी फॉलिंग डाउन का। Yes. वेरस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में किसका मास आना चाहिए? रोलिंग बॉडी का। तो इधर रोलिंग बॉडी कौन है? सिलेंडर। तो सिलेंडर। ऊपर जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो सिलेंडर का मास आएगा कैपिटल एम, लेकिन नीचे जो ये स्मॉल एम है इसमें किसका मास आएगा? जो बॉडी फॉल डाउन कर रही है स्मॉल एम का। क्या ये चीज समझ में आई है आपको? यस सर। डन। बस यही गलती मत कर देना कहीं मास मास कैंसिल आउट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज और फाइनल आंसर बताओ। चलो। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो भैया पूछ लो। सेम चीज इधर, इधर भी जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे तो सॉलिड सिलेंडर का मास रखना पड़ेगा रोलिंग डाउन बॉडी का। तो यार मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन है आपके ऊपर। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 5.5। आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू पे डिपेंड है कि आपने 9.8 लिया है या 10 लिया है। अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 5.5, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 20 पॉइंट समथिंग। 20. Done. डन। तो भैया यहाँ तक कंप्लीट कर लो, दैट्स इट फॉर टुडे। कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है। अब चैप्टर खत्म हो चुका है। कल की क्लास में क्या करेंगे, जैसा बोला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ये डन डन डन। Yes, sir. डन।
चलो बढ़िया भैया, टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय।